Welcome student, my name is Mohammad Asib Awan and you are watching my official YouTube channel। हम ग्रेड 12 की फिज़िक्स डिस्कस कर रहे थे। आज उसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट 1 में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक पार्ट 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज अकम्पनीड बाय अ राइज इन रेजिस्टेंस। कह रहा है कि क्यों जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी राइज होती है, उसमें भी इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो रुकावट कंडक्टर को फेस करनी पड़ती है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा हो तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय राइज इन रेजिस्टेंस बिकॉज एज वी नो कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। कंडक्टर के पास एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं जो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वाइब्रेशंस एटम्स और मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो फिर जो रेट ऑफ कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब हम टेम्परेचर देखें इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी तो उनका फिर कोलिजन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है जब उनका कोलिजन रेट इंक्रीज होगा, जब उनका कोलाइडिंग रेट या कोलिजन रेट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है फिर रेजिस्टेंस भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। कोलिजन रेट इंक्रीज होगा तो फिर रेजिस्टेंस भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। तो इन फॉलोइंग जो अबव रीजन हमने डिस्कस की हैं इनकी वजह से हमेशा जब भी टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एटम और मॉलिक्यूल की इंक्रीज होंगी और उनका कोलिजन का रेट इंक्रीज होगा। जब कोलिजन का रेट होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू बैटरी। कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन है जो बैटरी प्रोवाइड करती है ईएमएफ वो डिपेंड करती है जो करंट की डायरेक्शन है जो बैटरी से फ्लो करती है। तो इसका आंसर है यस, हाँ। जो डायरेक्शन ईएमएफ की होती है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट में जो बैटरी से फ्लो करे। उसकी कुछ रीजन है, उसकी कुछ वजूहात हैं जो हम देखते हैं कि जब ईएमएफ ऑफ बैटरी इज टेकन पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेते हैं जब करंट फ्लो करे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल बैटरी। जब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे, ये यहाँ पे जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करे, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे तो हम जो है ईएमएफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज एज शोन इन फिगर। So the current flow through source E1 is taken positive. So जो करंट E1 सोर्स से फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये हमारे पास E1 है। ये सॉरी मैंने इसको E2 लिख दिया इधर। ये हमारे पास E1 सोर्स है। ये जो E1 सोर्स है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये E1 है। E1 से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सोर्स E1 है। यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। वाइल ईएमएफ को हम नेगेटिव लेंगे जब करंट फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये मैंने यहाँ पे E1 लिख दिया, यहाँ पे गलती से E1 हो गया, ये E2 है। तो यहाँ से करंट देखें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सोर्स E2 होगा ये वाला। यहाँ पे इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। कंक्लूजन ये है कि जो हमारे पास E1 ईएमएफ होगी वो पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास ईएमएफ पॉजिटिव होगी क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये देखें करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये जो E2 है हमारे पास, इसको हम नेगेटिव लेंगे इस ईएमएफ को क्योंकि यहाँ पे करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है वोल्टेज आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। व्हाई? वोल्टेज को हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान हम क्यों मेजर करते हैं, इसकी रीजन क्या है? वोल्टेज असल में एक डिफरेंस है पोटेंशियल में। वोल्टेज इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। वोल्टेज एक डिफरेंस है पोटेंशियल में 2 पॉइंट्स के दरमियान, जहाँ पे एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होता है और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसलिए therefore the difference gives us the potential difference or voltage। तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है या वोल्टेज देता है। लेट कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए है, उसकी पोटेंशियल है VA, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए,
और वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगा वो हमारे पास होगा डेल वी इज इक्वल टू डेल यू और डेल क्यू। ये डेल क्यू यू हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगी, और वो हमारे पास इक्वल होगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इक्वल होगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय चार्ज। सो इन अबव रीजंस की वजह से हम वोल्टेज को हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं। जो रीजन क्या है, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास डिफरेंस होता है पोटेंशियल में दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसमें एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होता है और दूसरा पॉइंट हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज एवरी ईएमएफ अ पोटेंशियल डिफरेंस? क्या हर एक ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है? दूसरा इसका पार्ट है, इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ? या हर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ है? हर एक ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, या क्या हर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ है? ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है नो, दीज टू ईएमएफ एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ईएमएफ एक अलग क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग क्वांटिटी है, वो एक डिफरेंट चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस एक डिफरेंट चीज है। तो इस क्वेश्चन ये हम लिखने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम जो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लिखा था डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान वो लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है नो दीज टू ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। उसके बाद आपने नीचे वाले पैरा से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सारा का सारा लिखना है, जो मैंने डिफरेंस बताया था इसी वीडियो के पार्ट 1 में मैंने डिफरेंस बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वो सारे का सारा लिखना है। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आएंगे, फिर आप ये लिखेंगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो आप लिखेंगे सारा कुछ उससे ये आप लिखेंगे कि हमने ये अहस किया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मौजूद है, इन दोनों में डिफरेंस वो सारे का सारा लिखना है, वो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन करंट इज 0.0001 एम्पीयर? कह रहा है कितना चार्ज फ्लो करेगा एक कैलकुलेटर से हर एक मिनट में जब उससे ये करंट फ्लो हो रहा हो। चार्ज फाइंड करना है जो कैलकुलेटर से फ्लो होगा एक मिनट में जब उसके अंदर से 0.001 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा हो। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन हमें क्या है, करंट की मिकदार क्या है 0.001 एम्पीयर, और टाइम गिवन है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। रिक्वायर्ड हमें क्या है, चार्ज क्यू। फार्मूला हमें पता है करंट का क्या होता है, करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फार्मूला, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा रीअरेंज करके। करंट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, टाइम की जगह उसकी वैल्यू, तो हमारे पास चार्ज क्यू हमारे पास आ जाएगा 0.006 कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हाई? कह रहा है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता गैल्वेनोमीटर से, क्यों? पहले तो ये जान ले कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। Wheatstone bridge, it is an electrical circuit used to measure an unknown electrical resistance by balancing two legs of a bridge of circuit, one leg of which includes the unknown component. Both legs have equal voltage ratios and their ratios of resistance expressed as। देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ये आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट सारा का सारा बना हुआ है, बैटरी कनेक्ट की गई है हमने, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 जुड़ी हुई है, ये रेजिस्टेंस R2 जुड़ी हुई है, ये रेजिस्टेंस R3, और ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस RX जुड़ी हुई है, ठीक है। दरमियान में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये G गैल्वेनोमीटर को शो कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे का सारा हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो नजर आ रही है आपको, ये एक लेग इसकी सारी सारी ये है, ये पूरी की पूरी एक लेग होगी, ये पूरी की पूरी दो लेग्स होगी। तो ये ब्रिज जो है वो ये है, ये है ब्रिज। तो कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दरम्यान में जो लाइन है ये ब्रिज बना रही है। तो जब ये कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करता इस गैल्वेनोमीटर से, क्यों? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, सारे का सारा जो इस्तेमाल होता है अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कौन सी है, RX को फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट इस्तेमाल होगा, ठीक है। जिस वक्त हम बैलेंस कर देंगे ब्रिज की दो लेग्स को, ब्रिज की एक लेग देखें ये वाली है, एक लेग ब्रिज की वो वाली है, जब इन दोनों लेग्स को हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है, जिसमें से एक लेग के पास अननोन कंपोनेंट है, एक लेग देखें ये जो है इसके पास अननोन कंपोनेंट है रेजिस्टेंस का RX, तो इन दोनों जो ब्रिज की लेग्स हैं इनकी वोल्टेज भी रेशियो सेम होगी और इनकी जो रेजिस्टेंस की रेशियो होगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, देखें R2 by R1 और RX by R3। R1 भी नोन है, R2 भी नोन है, R3 भी नोन है, RX अननोन है। RX को फाइंड करने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा RX is equal to R2 multiply R3 divided by R1।
तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये सारे की सारी बातें तो होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की कि वो क्या होता है। वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है, जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास दरम्यान वाली जो लाइन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसकी दो लेग्स होती हैं, एक लेग में अननोन रेजिस्टेंस होती है, तो उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं कि जब ब्रिज बैलेंस हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर से। जब ब्रिज बैलेंस होता है, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर से, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ये जो ब्रिज के एंड पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो ब्रिज के एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रिज के इन दोनों एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम होगा तो फिर कोई करंट भी जो है फ्लो नहीं करेगा। तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा गैल्वानोमीटर से, तो गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। तो जब बैलेंस होंगे ये दो एंड पॉइंट्स ऑफ ब्रिज के, तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वानोमीटर से, तो गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। यहाँ तक थी आज की वीडियो। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक्स अ लॉट।